एक बार पुनः आप सभी का इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन। हम ISLM मॉडल पर चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित अब तक हमने 2 वीडियो पर चर्चा की है, जिसमें एक वीडियो के अंतर्गत हमने IS पर बात की, दूसरे में हमने LM पर बात की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम ISLM मॉडल को एक साथ लेकर समीकरण के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की आप देखोगे, एक तो राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है और सरकार या फिर हम यूँ बात करें RBI के द्वारा किस प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीति की स्थिति होती है, इन्फ्लेक्शन की स्थिति होती है या अविस्फीति की स्थिति होती है, तो उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, उन बिंदुओं को लेकर आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत। आप सभी से मेरी पुनः अपील है, इस वीडियो में आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे संबंधित आपके कमेंट है वो ज़रूर इस वीडियो के अंतर्गत दीजिएगा। चलते हैं हम इस पर। सबसे पहले हम बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर ये एक समीकरण दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, जिसमें आय के ये कंपोनेंट्स है, मतलब जो c है, i है, g है, x माइनस एम है, जिसके आपने किन्स के अंतर्गत भी चर्चा की है। और पूर्व में भी हमने ये चर्चा की है कि c क्या है, i क्या है, g क्या है, x क्या है, m क्या है। ये अगर इससे पूर्व आपसे मेरी अपील रहेगी, पूर्व की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इन पर अपन पुनः चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसमें हम बात करें सी, जो एक कंजप्शन फंक्शन को दर्शा रहा है, उपभोग फलन को दर्शा रहा है, इसका समीकरण, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है उसकी भी हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की है। यहाँ सी में हम देखें 100 है, वो ऑटोनोमस कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग को दर्शा रहा है। 4/5 है, जिसको MPC की बात की जा रही है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है वो 4/5 यहाँ दर्शाया गया है। YD है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय है। ये YD किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये Y माइनस टी को लेकर बात की जा रही है। जो आय है उसमें टैक्सेस है, वो अगर हम माइनस करेंगे तो हमें जो खर्च करने योग्य आय है YD है वो प्राप्त होगी। दूसरा हम देखें टैक्स का, हम देखें टैक्स को एक यहाँ 1/4 यानी एक निश्चित अनुपात के रूप में, यानी 1/4 के रूप में यहाँ इसको लिया गया है। उसके आधार पर टैक्स का आंकलन यहाँ किया गया है। जो आय है उसका 1/4 यहाँ टैक्स के रूप में हम बात की गई है। आय का विभिन्न स्तर हो सकता है, आय 100 है या जितनी भी है, 100, 200, 300, 1000, उसका 1/4 टैक्स के रूप में यहाँ है। ये एक आपको समझाने के लिए ये कुछ फलन के रूप में या इस समीकरण इक्वेशन के रूप में ये आपको सी कितना है, टैक्स टी को कितने के रूप में देखा है, ये आपको एक समझाने के लिए। जैसे यहाँ आई है, जो विनियोग फलन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, वो दे रखा है 300 माइनस 20 आर। और हमने पूर्व की वीडियो में इस बात की भी चर्चा की है कि जो निवेश है और जो ब्याज की दर है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए 20 आर के आगे माइनस का निशान है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उनके बीच में विलोम संबंध को दर्शा रहा है। यहाँ 300 वही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त यानी स्थिर यानी कांस्टेंट निवेश को लेकर हम बात कर रहे हैं। जी यहाँ सरकारी व्यय है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि 120 यहाँ दर्शाया गया है। और x माइनस एम यानी निर्यात और आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो अंतर है उसको यहाँ दर्शा रखा है, जो कि -20 है। यह माइनस नेगेटिव में लेकर बात की गई है। यहाँ मनी सप्लाई की बात की जा रही है, वो 700 दर्शाई गई है, मुद्रा की पूर्ति को 700 दर्शाया गया। और जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, वो यहाँ 2 के द्वारा दर्शाया गया है। ये सिर्फ एक हम डिजिट आपके सामने रख रहे हैं, समीकरण के रूप में एक मात्राएं आपको दर्शाई गई है। इसको, इससे किस प्रकार से IS वक्र, IS का जो समीकरण है, इक्वेशन, वो किस प्रकार से प्राप्त होगी और उन पर आगे हम चर्चा
करेंगे। अब यहाँ हम देखें कि जो L1 प्लस L2 जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की है, क्योंकि ये जो लेन-देन और वो सतर्कता के लिए जो मुद्रा की माँग के बारे में हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की है, जो कि हमने देखा जो कि Y पर निर्भर है, ठीक है? इनकम पर निर्भर है और 1/3 है जो ये आय की संवेदनशीलता को दर्शा रहा है, यहाँ उसको 1/3 है। क्योंकि आप पूर्व के वीडियो के साथ इसमें जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जो इक्वेशन है जिस बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हमने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा वहाँ की थी। और L3 है जो कि 200 माइनस 10 आर है। यहाँ आप देखोगे जो कि हमने पूर्व में देखा था स्पेकुलेटिव जो डिमांड है यानी सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर के साथ कैसा रिलेशन को दर्शा रहा है, नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे 10 आर के आगे माइनस का निशान दिया गया है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन को यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये 200 माइनस 10 आर के द्वारा सट्टे के लिए जो लेन देन मुद्रा की मांग है उसको लेकर ये समीकरण इक्वेशन यहाँ दी गई है। इस प्रकार जो मुद्रा की जो टोटल डिमांड होगी वो क्या होगी, इन तीनों का योग यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 द्वारा हम मुद्रा की जो डिमांड है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ये एम एस अपॉन पी है, क्योंकि यहाँ मुद्रा की जो सप्लाई है उसमें जो प्राइस लेवल है उसका भाग देंगे तो हमें वास्तविक जो मुद्रा की स्थिति है वो प्राप्त होगी। क्योंकि कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन कीमत स्तर है वो उसके साथ बढ़ रहा है। तो इसका इस यहाँ भी हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या कि 100 रुपये सप्लाई है और मुद्रा की स्थिति जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है वो 2 है, तो यहाँ वास्तव में वास्तविक मुद्रा कितनी हो गई, 50 हो गई। अब मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति 200 कर दी और उसके साथ-साथ प्राइस लेवल है जो कीमत स्तर है वो बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, वो बढ़कर 4 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वास्तविक में मुद्रा की पूर्ति कितनी है? 50 ही है, यानी कांस्टेंट की कांस्टेंट रही है। इसलिए वास्तविक जो मुद्रा की पूर्ति है उसको निकालने के लिए हम यह प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है साथियों? तो आपको ये प्राइस लेवल मुद्रा की ये आपको जैसा कि किन्स के अंदर, क्लासिकल के अंदर ये बिल्कुल यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है? यहाँ आप देखोगे किन्स में, क्लासिकल में क्या प्राइस लेवल पर किस प्रकार से बात की गई, उसको कांस्टेंट रखा गया है या उसमें कोई वृद्धि है या कमी है, उसको लेकर ही तो आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती है उस पर बात करेंगे। ये कुछ जो हमने अब तक जो ये आपको मान ली इस प्रकार से हमने एक प्रकार से ये इक्वेशन सारी की सारी निर्धारित की गई है। अब ये सब हमारे पास होने की स्थिति में और इनकी एक-एक बिंदु की हमने डायग्रामेटिक भी पूर्व के वीडियो में बात की थी, तो कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने तरीके से भी इनको निर्धारित कर सकते हो। अब हम यहाँ सबसे पहले हम देखें, अगर ये सब कुछ हमें दिया गया है, हमने माना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम ISLM को डेरिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। डायग्रामेटिक मैं पुनः बात करता हूँ, पुनः आपसे अपील करता हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ये समझने में बड़ा आसानी होगी। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, ये सी कितना होगा, मुद्रा की डिमांड कितनी होगी, निवेश कितना होगा, आईटी यानी टैक्स कितना होगा, उसको हम बात करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर। सबसे पहले हम आईएस फंक्शन को देखेंगे कि वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि हमने देखा y बराबर क्या है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। यहाँ c का मान जो ऊपर दिया गया था वो हमने यहाँ रख दिया है, सो माइनस 4/5 वाई टी। सो क्या है, उसका जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, 4/5 क्या है, एमपीसी है, जिसकी हमने पहले बात की है। और यहाँ आई का मान हमने इन्वेस्टमेंट का रखा है 300 माइनस 20 आर, क्योंकि यहाँ निवेश और ब्याज की दर में नेगेटिव रिलेशन है, वो का वो यहाँ स्थापित कर दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 120 क्या है, जो कि हमने ऊपर देखा सरकारी व्यय है, और x माइनस एम का मान -20 दिया गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जो का जो मान हमें दे रखा है वो का वो हमने रख दिया है। अब हम यहाँ देखें कि इन
100, 300 और 120, इन सब का योग हम करेंगे तो हमें 520 प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ -20 दे रखा है, ये माइनस करेंगे तो ये हमें 500 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये -20 आर हमारा ऊपर दिया हुआ है, तो ये हमने ऐसा कैसा रखा है। अब रही बात इसकी, तो ये हमने रखा 4/5 कोष्टक में y-t। ठीक है, यहाँ हम ये देखें कि ऊपर हमने देखा था, मैं ऊपर वापस आपको लेकर जाता हूँ। ये देखिएगा वाई डी बराबर क्या दे रखा है, y-t है, और c बराबर क्या दे रखा है, 100 प्लस 4/5 y-d। ठीक है, तो ये a प्लस बी वाई है। ठीक है, तो ये हमने वापस इसके अंदर मैं ले जाऊँ आपको, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये वाला आपका हो गया। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा माइनस का निशान में जो टाइपिंग त्रुटि हुई है, ये प्लस है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये माइनस नहीं है प्लस है, थोड़ा सा टाइपिंग त्रुटि यहाँ हो गई है। तो वाई डी की जगह हमने y-t रख दिया, और ये y-t का मान ऊपर दिया हुआ है ना, 1/4, और 1/4 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 0.25 यहाँ प्राप्त होगा। वो ऐसा का ऐसा हमने मान रख दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर ये है, इस 4/5 को हम y से मल्टीपल करेंगे, इसको हमने पॉइंट में दशमलव में है ना उसको बदल दिया, तो 0.8 यहाँ हमें प्राप्त होगा। 4/5 को हल करेंगे तो 0.8 हमें प्राप्त होगा जी। 4/5 को इससे भी मल्टीपल होगा और इससे भी होगा, दोनों y से भी होगा और इससे भी होगा, तो ये वाला मान यहाँ आ गया, ये -20 आर यहाँ आ गया। 500 और ये 0.8 और 0.8 और 0.25 को अगर गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा 0.2y। ठीक है, माइनस का निशान है और -20 आर है, तो कहीं किसी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने वाई डी की जगह है ना डिस्पोजल इनकम कैसे निकालेंगे, उसमें वाई में टी का मान घटाएंगे, टी का मान दे रखा है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25 है, और 4/5 का मतलब है 0.8 है। 0.8 को हमने 0.25 से मल्टीपल किया तो 0.2 हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। आगे हम देखें तो यहाँ हम देखें ये y और ये हमारा प्राप्त हुआ है 0.6y। ठीक है, और -20 आर। 0.6 कैसे निकला, 0.8 में से 0.2 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसे हैं दोनों। ये भी y है, ये भी, इसमें भी y है, तो 0.8y में से 0.2y माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.6y हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये y वाला है वो इधर ले जाएंगे, तो y -0.6y, और इधर बच गया 500 -20 r है, और y में से 0.6y घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.4y प्राप्त हुआ, और इधर ये प्राप्त हुआ। 0.4 का इधर इधर ले जाएंगे तो दोनों में ये डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रकार हमें ये IS प्राप्त होगा, जो कि y बराबर है 1250 -50 आर। ठीक है, तो क्योंकि 0.4 से इनको डिवाइड किया तो ये मान हमें प्राप्त हुआ। और जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में, जब हमने पूर्व के वीडियो में डायग्रामेटिक बात की थी, तब भी हमने ये देखा कि जो IS फंक्शन है, IS जो वक्र है, IS जो लाइन है, वो हमें कैसी प्राप्त होती है, नेगेटिव स्लोप की प्राप्त होती है। जो उनका जो ढाल है वो ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ढाल को हम देखें तो ये -50 आर है, वो क्या है, माइनस का है। इसका मतलब y और r में, यानी I और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से IS वक्र हमने प्राप्त किया। जो समीकरण है उसमें ये तमाम जो मान है, C के है, I के है, G के है, x - m, वो रखते गए, और उसको आगे से आगे हमने सरल करते गए। अब यहाँ हम LM फंक्शन किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि LM वक्र पर हम क्या दर्शाते हैं कि मुद्रा की मांग मुद्रा की सप्लाई के बराबर होती है। तो हम यहाँ वास्तविक मुद्रा लेंगे तो उसमें किसका भाग देंगे, P का भाग देंगे।
ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, डिमांड दे रखी है। तो ये ऊपर हमने देखा कि कितना दे रखा था, 700 दे रखा था, और प्राइस लेवल कितना दे रखा था, 2 दे रखा था। और L1 प्लस L2 का मान कितना दे रखा था, 1/3 वाई दे रखा था। और L3 का मान कितना दे रखा था, 200 माइनस 10 R। ऊपर हमने पूर्व में हमने देखा था कि ये मान दे रखा है, वही मान हमने यहाँ रखा है। ठीक है, ये 350 प्राप्त हुए, और ये ऐसा का ऐसा ऊपर वाला है। तो 200 इधर माइनस ले आए, और ये 10 वाला भी इधर ले आए, और ये कितना बचा, 1/3 वाई बचे। ठीक है, तो 1/3 वाई तो ये वाला है। ठीक है, और ये 350 में से 200 माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ, 150 प्राप्त हुआ। और ये आपका कितना है, 10R है। समझ गए बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने केवल इस समीकरण को सरल कर रहे हैं। आगे हम देखें तो ये एक 1/3 इधर जाएगा, तो ये 3 इससे भी मल्टीपल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो 150 से किया तो ये 450 हुआ, और ये 10 प्लस 3 किया तो ये 30R। ये हमारा क्या क्या प्राप्त हुआ, LM जो एक का समीकरण है, इक्वेशन है, वो हमें प्राप्त हुई है। चूंकि ये यहाँ जो 30R के आगे प्लस का निशान है, इसका मतलब LM जो वक्र है वो कैसे स्लोप को दर्शा रहा है, धनात्मक यानी पॉजिटिव स्लोप को दर्शा रहा है। इस प्रकार हमने IS की भी समीकरण प्राप्त किया है, और LM का भी समीकरण हमने प्राप्त किया है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा साथियों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आप आपको इस प्रकार से भी तैयार होना है कि कहीं न कहीं इनमें कोई परिवर्तन दिखा दे, कि एमएस में परिवर्तन कर दे, कि ये 700 से 1400 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एलएम वक्र का समीकरण क्या होगा? तो आप यहाँ देखना होगा कि यहाँ 700 की जगह 1400 रख रुपए 1400 रख के देखना है, तब आपका एलएम वक्र कैसा प्राप्त होता है। या फिर आपको आईएएस में भी किसी प्रकार का परिवर्तन करने को देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ जी है, सरकारी व्यय है, उसमें और वृद्धि कर दे, 100 की वृद्धि कर दे, तो आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ समीकरण में क्या करोगे? यहाँ जी प्लस डेल्टा जी, यानी जी के साथ और क्या दर्शा दोगे? डेल्टा जी और दर्शा दोगे, यानी 120 प्लस 100 यहाँ और दर्शा दोगे। यानी सरकारी व्यय में ग्रोथ में वृद्धि करें, तब आपका आईएस फंक्शन किस प्रकार से प्राप्त होगा, आईएस समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगा? आई में परिवर्तन कर दे, यानी यहाँ आई कितना दे रखा है, 300 माइनस 20R है। अब ये जो स्वायत्त निवेश है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो कितना दे रखा है, 300 है। अब इसमें 100 की वृद्धि कर दे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ 100 300 प्लस 100 और कर देंगे। समझ रहे हो बात? इस प्रकार अगर कह दे जो स्वायत्त उपभोग है उसमें वृद्धि हो जाए, तो यहाँ मान लो कि 200 की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, 100 प्लस 200 कर दोगे। तो इन सभी को लेकर भी आपको आईएएस समीकरण बनाना है, और फिर देखना है कि पूर्व के जो आईएएस का जो इक्वेशन प्राप्त हुई है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। आगे हम इसमें देखें कि यहाँ हमने इन को देख लिया है। अब इसमें इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें किस प्रकार से का निर्धारण किया जाएगा उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि साम्य की स्थिति में क्या होगा, किस प्रकार प्राप्त होगा, ये आईएस हो गया आपका, और ये आपका एलएम हो गया। अब ये दोनों कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राप्त होंगे, इस पॉइंट पर होंगे, और यहाँ कैसी स्थिति प्राप्त होगी, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगी, कितनी इनकम होगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देखें तो ये तो आपका आईएस हो गया, जिसकी अभी हमने बात की है 1250 माइनस 50R, और ये आपका हो गया एलएम हो गया। ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखा, अभी एलएम को देखा, ये वाला एलएम 450 प्लस 30R। अब देखिएगा कि जो आर है ये 50 वाला है, माइनस का इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30R। तो ये मैंने इस तरफ लिख दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर लिख दिया। और 450 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 450, ये हो गया। आ गई बात समझ में? आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार से आप सरल कर सकते हो, जो आपको जैसा अच्छा लगे। तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80R हो गया, और ये करेंगे तो 800 हो गए, और ये आपका जो है डिवाइड करेंगे तो आर आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हुआ। इसका मतलब आई एस और एलएम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होगी वो कितनी होगी, 10 निर्धारित होगी। अब यहाँ हम देखें कि y का निर्धारण किस प्रकार से होगा, y कितनी निर्धारित होगी। अब y है
वाई का निर्धारण आप आईएस के समीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो और या एलएम के भी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। मैंने यहाँ आईस को लिया है और आईएस का जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी वो 1250 माइनस 50R, ठीक है। तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, y बराबर ये 1250 है, यहाँ भी टाइपिंग त्रुटि हुई है, ठीक है, ये 1250 है और यहाँ r का मान रखा तो 50 गुणा 10 ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये कितना होगा, 1250 में से 500 माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ, 750 प्राप्त हुए। एलएम से लें तो एलएम की इक्वेशन यहाँ रख दी और यहाँ हमने जो आर का मान रख दिया और यहाँ भी कितना प्राप्त हो रहा है, 750 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये दोनों से ही समान प्राप्त हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10 है 10 है और उस 10 पर चाहे एलएम से हम वाई प्राप्त करें चाहे आईएस से हम प्राप्त करें, दोनों 750 प्राप्त हो रही है। अब टैक्स कितना लगाया उसको हम देखें, तो टैक्स को देखें तो टैक्स कितना था, इनकम पर कितना था, 1/4 था। 1/4 को कितना लिख सकते हैं हम, 0.25 लिख सकते हैं। वाई का मान लिखा तो ये हमें इतना टैक्स सरकार के रूप में को बना है, वो 187.5 है, ठीक है। अब हम देखें खर्च करने योग्य आय कितनी बनेगी, तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, वाई माइनस टी से प्राप्त करेंगे। वाई कितना प्राप्त हुआ, 750, टैक्स कितना था, इतना था, तो ये हमें इतना प्राप्त हुआ है, 562.5 है ना। तो ये हमारी खर्च करने योग्य आय हमें इतनी प्राप्त हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप चलते जाइएगा, अपने आप आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अब सी कंजप्शन कितना कर रहे हैं, वो अब कंजप्शन का हमने देखा ये था, ऊपर हमने देखा समीकरण कितना था, ये था। और यहाँ हम देखें जो खर्च करने योग्य आय है वो उसका मान हमने रख दिया और ये 0.80 से इसको मल्टीपल किया तो 450 प्राप्त हुए। इस प्रकार हमारी खर्च करने योग्य आय कितनी प्राप्त हुई, 550 प्राप्त हुई है, क्योंकि टोटल जो आपकी जो आय प्राप्त हो रही है 750 प्राप्त हो रही है, उसमें 550 किससे प्राप्त हो रही है, कंजप्शन से प्राप्त हो रही है। ये आपका यहाँ ये प्राप्त हुआ है सी, ठीक है। और निवेश की बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का जो इक्वेशन किया थी ये थी 300 माइनस 20R, आर का मान रखा और ये 100 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप देखोगे सी से हमें 550 प्राप्त हुआ, आई से हमने कितना प्राप्त किया 100, तो ये यहाँ तक कितना हो गया 650 प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये इतना हमें प्राप्त हुआ है। अब प्राप्त कितना हो रहा था, 750 प्राप्त हो रहा था, तो कहाँ वो कम पड़ गया उस बात को आप देखोगे तो कहीं न कहीं आप देखोगे इस बात, ये देखिएगा उसमें सरकारी व्यय है, वो है यहाँ 120 दे रखा है, तो इसका मतलब ये मान हो गया, ठीक है। तो लेकिन इसमें से x माइनस एम वाला है वो माइनस करेंगे तो ये 100, इस प्रकार पहले 650 जो कंजप्शन है इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, 100 इस सरकारी व्यय का हो गया और इस प्रकार जो हमारी आय है वो कितनी प्राप्त हुई, 750। यहाँ भी उसको हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो डिमांड है मुद्रा की उसको लेकर देखें तो ये हमने इक्वेशन ऊपर प्राप्त की थी और ये 1/3 है, y का मान 750 है और ये 200 दे रखा है और r का मान 10 है। तो इस प्रकार इसको सरल करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 349.99 हमें प्राप्त हुआ है, लगभग 350 है वो यहाँ हमें ये प्राप्त हो रही है। मुद्रा की डिमांड है, ये वाई डी नहीं है, यहाँ भी टाइपिंग त्रुटि हुई है, ठीक है। तो ये एमडी है, यानी जो मुद्रा की टोटल डिमांड है वो 350 यहाँ प्राप्त हो रही है लगभग, है ना। और सप्लाई भी 350 थी क्योंकि 700 को 2 से डिवाइड किया तो 350 ही वो प्राप्त हो रही थी, है ना। वास्तविक जो सप्लाई है वो भी इतनी थी। अब यहाँ जो है इस प्रकार अब तक हमने ये जो समीकरण के माध्यम से देखा और उसमें हमने ये देखा कि आईएस कर्व हमने प्राप्त किया, एलएम प्राप्त किया और इसके द्वारा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त की और वो कितनी प्राप्त हुई, 10 प्राप्त हुई, ठीक है। और 10 से वाई के मान कितना प्राप्त हुआ, 750 प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ हमने यहाँ समीकरण में ये देखा कि आईएस वक्र किन किन से बनता है, सी से बनता है,
आई से बनता है, जी से बनता है, और इनका मान कितना प्राप्त हो रहा है वो हमने प्राप्त किया, सी कितना प्राप्त हुआ, आई कितना प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी प्राप्त करें कि एलएम किन से बनता है, तो एलएम हमने देखा कि मुद्रा की मांग से और मुद्रा की सप्लाई से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने मुद्रा की मांग है वो भी प्राप्त अब तक कर लिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। ये आईएस कर्व ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, जो ऑटोनोमस चीज है, जो स्वायत्त चीज है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आईएस कर्व है ऊपर की ओर मूव करेगा, शिफ्टिंग करेगा। जो पॉजिटिव अगर परिवर्तन हुआ और अगर नेगेटिव परिवर्तन होगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। और जो मुद्रा की जो सप्लाई है उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो एलएम कर्व है उसमें बदलेगा। उसको हम देखते हैं किस प्रकार से। जैसा कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि सरकारी वे है जो डेल्टा जी द्वारा हम दर्शा रहे हैं, उसमें अगर वृद्धि हो तो विनियोग व्यय की छटाई हो जाएगी। यानी यहाँ ये कह रहा है कि कितनी विनियोग व्यय कम हो जाएगा। अब ये विनियोग व्यय की छटाई मतलब कम कम कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा विनियोग पर। ठीक है, यहाँ इस बात को तो आप एक बार भूल जाइए। आप ये देखिए कि डेल्टा जी में अगर सरकारी व्यय में परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। फिर हम बात करेंगे आई में कितना परिवर्तन होगा। अब यहाँ साथियों इस बात का भी ध्यान में रखना है कि डेल्टा जी की जगह आपको ये भी हो सकता है कि स्वायत्त ऑटोनोमस कंजप्शन में कितना परिवर्तन होगा। तो जहां आपको ऑटोनोमस कंजप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे सी में आता है, जैसे यहाँ हम देखें ये है 100 है। अब मान लो कि और 100 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या करेंगे हम 100 प्लस 100 कर देंगे। अब ये कहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हो गया 100 का, तो कहाँ लिखेंगे हम, इसके साथ लिखेंगे 300 प्लस 100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सरकारी व्यय में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ लिख दिया हमने जी प्लस डेल्टा जी। तो यहाँ जी का मान तो पहले 120 था ही, और कितने का और परिवर्तन हो गया है 160 का परिवर्तन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर इक्वेशन को आप सरल करते जाइए, आपका मान आपको प्राप्त होता जाएगा। तो ये आपका हमारा हो गया। यहाँ हमने सरकारी व्यय को लेकर बात कर रहे हैं। ये हमने जो आपका कंजप्शन फंक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये सरकारी व्यय है, और ये सरकारी व्यय में होने वाला जो परिवर्तन है जिसको 160 द्वारा दर्शाया गया है, और ये आपका x माइनस एम है। ठीक है, और 100 प्लस 300 यानी 400, और 400 और ये 120 हो गया, ये और जोड़ दिया इसमें 520, और 520 में से माइनस कर दिया 20 तो ये 500 हो गया, और ये जो सरकारी वे में जो परिवर्तन किया 160 वो और जोड़ देंगे तो ये हमारा 660 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये हमने जो ऊपर सरल किया था, ठीक है ना, ये 4/5 वाई डी है। ठीक है, वाई डी किससे प्राप्त किया था हमने, वाई माइनस टी, और ये सरल किया था तो ऊपर हमें ये कितना प्राप्त हुआ था 0.6 वाई। आप मैं इसको शॉर्टकट कर दिया है क्योंकि आप हमने इसको सरल करना ऊपर सीखा था। आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो, मैं सीधा यहाँ लेकर आपको आ गया था। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया -20r, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये y इधर ले गए तो y -6y हो गया। ठीक है, और ये हमारा ये प्राप्त हुआ। y में से 6y प्राप्त घटाएंगे तो ऊपर हमें कितना प्राप्त हुआ था जब हमने ऊपर सरल किया था आई एस के इक्वेशन को, तो 0.4 आया था। और 0.4 का यहाँ इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो 660 में 0.4 का भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ 1650, और इसमें भाग दिया तो ये कितना प्राप्त होगा 50 -50 आर हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा जो आई एस का जो नई इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हुई थी। थोड़ा सा हम अवलोकन करें कि पूर्व में आईएएस का इक्वेशन कितनी प्राप्त हुई थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऊपर वाला हम और देखें, यहाँ हम देखें ये पूर्व के आईएएस का इक्वेशन ये है 1250 -50 आर। तो आपने ये देखा कि जो ऑटोनोमस है उसमें परिवर्तन हुआ, यानी यहाँ जैसे सरकारी वे है वो स्वायत्त है, या जो स्वायत्त उपभोग है, या स्वायत्त निवेश है, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन है, या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, या सरकारी व्यय है, उनमें परिवर्तन होने पर यहाँ जो ये -50 आर है ये सेम का सेम था, लेकिन यहाँ ये 1250 है उसमें कहीं ना कहीं नए वाले में परिवर्तन हुआ है जो कि हमने यहाँ देखा है। इस प्रकार ये यहाँ ये बन गया, यानी -50 आर तो
है वैसा का वैसा, यानी उसके स्लोप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप पकड़ कर बैठिएगा, क्योंकि -50R है, ऊपर भी -50R था। ये 50 में से 40 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके स्लोप में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ स्लोप उसका नहीं है, वो ऊपर ही समानांतर पैरेलल ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसको भी हम समझेंगे। अब यहाँ हम देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त करें तो किस प्रकार प्राप्त होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आईएस हो गया। एलएम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि सरकारी वे जो कि आईएस की इक्वेशन में शामिल होता है, एलएम की में हमने देखा केवल और केवल मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति ही शामिल होती है, तो इसका मतलब वो है वैसा का वैसा है। तो यहाँ हम देखें, ये 1650 में से को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1650 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1200 प्राप्त होगा। और ये -50R है, इधर ले जाएंगे तो किसका प्राप्त हुआ, प्लस का हो गया। तो 50R प्लस 30R कितने हो गए, 80R हो गए। ठीक है, अब यहाँ हम 80 का इधर ले जाएंगे तो 1200 में डिवाइड जाएगा, और 1200 में 80 का भाग दिया, डिवाइड किया, तो ये कितना प्राप्त हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी प्राप्त हुई, 15 प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी वे में वर्दी करने पर आईएस ऊपर की ओर शिफ्टिंग होगा। हम डायग्राम में देखें, आगे में डायग्राम भी है, और ये आपका एलएम हो गया। तो ये यहाँ था और ये ऊपर बढ़ा है एलएम आईएस वक्र, क्यों, क्योंकि किसके कारण हुआ, सरकारी वे में वृद्धि हुई। इसका मतलब पैरेलल ये ऊपर की तरफ मूव किया, शिफ्टिंग की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगी, वृद्धि होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से कितना हो गया, 15 हो गया। अब वाई में क्या वृद्धि होगी, क्या डायग्राम क्या बता रहा है, वृद्धि हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि वाई में कितनी वृद्धि हुई, उसको भी हम यहाँ समझते हैं। तो देखते हैं कितनी होगी यहाँ। तो आपका y का जो इक्वेशन है वो कितनी प्राप्त हुई थी, नहीं ये प्राप्त हुई थी। तो 1650 माइनस 50R, R का मान हमने देख लिया कितना हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ है 15। तो अब यहाँ इसको सरल किया तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ, 900 प्राप्त हुआ। जबकि पहले y कितनी थी, 750 थी, और अब y कितनी प्राप्त हो गई, आपको 900 प्राप्त हो गई। तो निश्चित रूप से जो आय है उसमें क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। जबकि हमारा जो डायग्राम में है वो भी यही बात बोल रहा है। तो इसका मतलब हम सही तरीके से इक्वेशन को सरल कर पा रहे हैं। आगे हम देखें कि सरकारी वे में जो वृद्धि है उसको देखें। तो पहले आप ये देखें कि आई की इक्वेशन क्या थी, तो आई की थी 300 माइनस 20R। तो अगर पहले आर कितना था, जब सरकारी वे में वृद्धि नहीं की गई थी तो आर 10 था, तब इन्वेस्टमेंट कितना निकल कर आया, 100 निकल कर आया, जिसकी हमने पूर्व में बात की थी। और जी में जो सरकारी वे है उसमें वृद्धि करने के बाद विनियोग कितना हुआ, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 15 हो गई, वही ना, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई। तो यहाँ आई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी वे में जो 160 की जो वृद्धि की गई है उसके कारण इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, शून्य हुआ। तो विनियोग में 100 रुपए क्या हो गया, कमी देखने को मिली है। इसे क्या कहेंगे, विनियोग में छटाई कहेंगे। और बार बार आपने एक शब्द सुना होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी ये कह रहा है कि सरकारी व्यय के कारण जो वृद्धि की गई है वो क्यों की गई है, कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सरकारी व्यय की में वृद्धि करके आय में वृद्धि करने को चाह रहे थे, आय में वृद्धि करना चाह रहे थे सरकार। अर्थव्यवस्था में जो ये मान सकते हैं कि मंदी की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा डालकर या सरकारी व्यय में वृद्धि करके वो इसको इनकम को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन इसका एक प्रभाव पड़ा है कि इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है, 100 की कमी हुई है, हम 100 में लेकर देख रहे हैं। तो जिसको हम कहेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहेंगे। फिलहाल तो आप ये समझिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। ये आप देखिए कि सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण कुछ कमी हुई किसमें, निवेश में, तो उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहेंगे। ये किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको भी आगे हम पढ़ते हैं। अब सरकार जो ए, सरकारी व्यय में वृद्धि हुई थी उसके अनुरूप
हमने देखा इन्वेस्टमेंट में कहीं न कहीं कमी देखने को मिली, जिसको क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट कहा गया। सरकारी वे में वर्दी करके सरकार कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को आगे की ओर मूव करना चाह रही थी, परंतु इन्वेस्टमेंट में कमी हुई। इसलिए सरकार ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है? जिसको सुलह की मॉनेटरी पॉलिसी हम कहेंगे, इंग्लिश में आप देख पा रहे हो कि उसके द्वारा किस प्रकार से हम आगे की ओर और इनकम में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ये आपका आईएस है और ये आपका आईएस 1 हो गया कब? जब उस सरकारी वे में वर्दी की गई और आपका जो यहाँ 15 हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आप बीच में यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका वो जो अब अभी हमने देखा कि जो 900 हमें प्राप्त हुआ वो इनकम हो गई, ये थी। लेकिन अब सरकार साथ ही साथ क्या कर रही है, एक ऐसी नीति मॉनेटरी पॉलिसी को साथ साथ लागू कर रही है। तो इसलिए उसने क्या किया कि मुद्रा की सप्लाई में परिवर्तन किया, एलएम को बढ़ाया। तो एलएम को बढ़ाया तो एलएम इस तरफ मूव किया, जैसे हम देख रहे हैं एलएम प्राइम हो गया, और ऐसी स्थिति में जो इनकम है वो कितनी प्राप्त हुई, 1150, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वापस कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हुआ। अब यहाँ जो एलएम में परिवर्तन किया गया है, एलएम में परिवर्तन किस कारण से होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार उसने क्या किया कि मनी सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि की है, जिसके कारण क्या हुआ कि एलएम वक्र आगे की तरफ मूव किया, राइट हैंड साइड में बढ़ा, जिसमें आप देखोगे इनकम में वृद्धि की गई, जो 900 से 1150 बन गया, और आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटकर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये किस प्रकार से कार्य करेगा उसका भी हम अभी देखते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमने देखा कि जो नया आईएस इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हुई 1650 माइनस 50 आर। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रखना चाहते हैं, 10 रखना चाह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखोगे तो ये मान हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1150 प्राप्त होगा। समझ गए बात, 1150 प्राप्त होगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही रखना चाहते हो, और नई इक्वेशन जो आईएस की आई वो कितनी आई थी, 1650 माइनस 50 आर। ये किस लिए आई थी 1650 माइनस 50 आर, कब आई, जब सरकारी वे में वर्दी हमने ऊपर की है। सरकारी वे में वर्दी करने के कारण जो आईएस वक्र आगे शिफ्टिंग हुआ, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 पर ले जाना चाह रहे हैं, जिसके कारण आपकी क्या होगा, वाई 1150 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे ऊपर देखें ये 1150 आपको दिख रहा है। अब ये कब हो पाएगा, तो एलएम समीकरण को लेकर हम बात करें, ये आपका एलएम समीकरण है, इक्वेशन है, जिसमें एमएस ये है, बट अपॉन 2 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1150 ले जाने के लिए मनी सप्लाई में कितना परिवर्तन करेंगे, तो वाई कितनी प्राप्त ले जा आएगी, आपकी 1150 आएगी, जो हमने आईएस के इक्वेशन से प्राप्त की, और ये 20 है, ये 10 है, और ये आर का मान हमने 10 यहाँ रख दिया है। इसको यहाँ सरल किया तो ये इतना 383.33 प्राप्त हुआ, और ये 100 इंटू 100 100, और जो 200 में से ये 100 माइनस करेंगे तो 100 प्राप्त हुआ, और ये 483 को 2 से मल्टीपल किया, क्योंकि 383 प्लस 100 किया तो 483 हुआ, और ये 2 इधर चला जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा, और ये हमें प्राप्त हुआ 96.66 प्राप्त हुआ। इसका मतलब अगर हमें 1150 की अगर इनकम लेवल लेना है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कितनी होनी चाहिए, 96.66 हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें, अतः हम देखेंगे कि आर है वही रहे, और राजकोषीय नीति के साथ साथ हम मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन करेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति है, मनी सप्लाई है, क्योंकि ये तो अब वाली प्राप्त हुई, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो सप्लाई है पहले थी, इसका मतलब हमें कितना बढ़ाना चाहिए, तो 266.66 हमें है ना, 266, अब हम देखें 66, हम देखें 0.66, तो उतनी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वापस 10 प्राप्त होगा, और जो हमारा इनकम लेवल है वो 1150 हमें प्राप्त होगा। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ हम इसको गुणक के माध्यम से देखें, गुणक के माध्यम से देखें तो गुणक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मल्टीपल 1/1 माइनस बी, और क्योंकि यहाँ टैक्स दिया हुआ है तो इसलिए 1 माइनस टी आपको निकालने के, गुणक के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि यहाँ ये गुणक का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है 1
1/1 - b को आप कोष्टक में लेंगे तो 1 - t है। यहाँ b कितना है, 0.8 दे रखा है। ऊपर आप देखोगे, जब आप कंजप्शन फंक्शन का जो समीकरण देखोगे उसमें आपको ये 0.8 प्राप्त हुआ है, और t टैक्स कितना था, 1/4 है, जिसका हम 0.25 लिखेंगे। ठीक है, इसको आगे सरल किया तो हम देखेंगे 1 में से 0.525 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.75 बचेगा, और 0.8 और 0.75 को मल्टीपल किया तो ये बचा, और 1 में से 0.6 घटाएंगे 1/4, और तो इस प्रकार हमका जो गुणक है वो कितना प्राप्त हुआ, 2.5 प्राप्त हुआ। अब देखें सरकारी व्यय में जब आर वही रहे तो आय कितनी प्राप्त हो रही थी, 1150 प्राप्त हो रही थी। ठीक है, इसका मतलब सरकारी व्यय में जो सरकारी आय है, सरकारी आय हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 1150, जब हम आर 10 ही रखें तब 1150 प्राप्त हो रही है। तो डेल्टा वाई में कितनी परिवर्तन हुआ, जो 1150 था बाद में, और पहले कितना था, शुरू में देखें 750 था। इसका मतलब सरकारी व्यय में कितनी की वृद्धि देखने को मिल रही है, 400 की वृद्धि देखने को मिल रही है। कब, जब सरकारी व्यय भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार हम मनी सप्लाई को भी बढ़ा रहे हैं। तब ऐसे गुणक की स्थिति में देखें तो गुणक क्या प्राप्त होता है, के बराबर हम देखेंगे क्या प्राप्त, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा वाई निकाल रहे हैं, सरकारी व्यय में कितना, तो गुणक मल्टीपल ये आपका डेल्टा जी है। तो गुणक का मान कितना है, 2.5 है, और डेल्टा जी में कितना का परिवर्तन कर रहे हैं, 160 का, तो यहाँ भी मान कितना प्राप्त हो रहा है, 400 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम देखेंगे कि यहाँ सरकारी जो आप देखोगे इनकम में जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो 400 के बराबर प्राप्त होगी। पुनः आप उस डायग्राम में हम चलें तो आप यहाँ भी समझ लीजिएगा कि ये आपका 750 है, ये 1150 है। अगर ये एलम नहीं होता तो यहाँ इस पॉइंट पर होता और यहाँ आपको 900 प्राप्त होती, लेकिन यहाँ हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि एलम में परिवर्तन करने के साथ साथ इस प्रकार से परिवर्तन आपको देखा गया है। ये आप देखें, सीधी सी बात है कि सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अगर जो अस्फीति की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति है, तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी, अ, 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 जो है मनी सप्लाई बढ़ाएगी, आगे की तरफ वो इसको मूव करेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये आगे की जो मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी और इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ये किस प्रकार से कार्य करता है आपको पता ही है कि एलएम सप्लाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगी, गिरावट होगी। इसके दोनों तरीके, किस प्रकार से सट्टे की डिमांड प्रभावित होती है और किस प्रकार से लेन देन के लिए जो मुद्रा की मांग है प्रभावित होती है, उसकी हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि एलएम में किस प्रकार से परिवर्तन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में किस प्रकार से प्रभावित होगी। इसकी जो मूल रूप से जो आपने देखा कि जो मुद्रा की मांग है उसकी एक लेन देन और सतर्कता यानी ट्रांजैक्शन के लिए, और दूसरा आप देखेंगे सट्टा के लिए, स्पेकुलेटिव के लिए, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा जिसकी हमने पूर्व की वीडियो में बात की है। यहाँ आप देखोगे कि टैक्स में परिवर्तन करेंगे तो भी होगा। ठीक है, तो जो आईएएस है वो आप देखोगे जितनी भी ऑटोनोमस चीज है, जैसे आप देखोगे सरकारी व्यय है, जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, उसमें परिवर्तन के कारण ये आईएएस वक्र मूव करेगा। यहाँ टैक्स में कमी की गई है तो निश्चित रूप से आईएएस कर्व कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये E1 पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ स्थिति आ जाएगी, ये वाली आय निर्धारित। ठीक है, अगर E2 पर लाना है तो ये कब होगा, जब हमें एलएम में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति में ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये किस प्रकार से कार्य करेंगे, और इसकी हम और चर्चा, अगर इसका विस्तृत एक्सप्लेन देखें तो हमने ये देखा कि अगर अस्फीति की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति है, तो सरकार है वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करेगी। यहाँ ये जैसे ही सप्लाई बढ़ाएगी तो एलएम वक्र आगे की तरफ जो राइट हैंड साइड में ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, कम हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होगी तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, जिससे आप देखोगे आय बढ़ेगी, और आगे आप देखोगे कंजप्शन बढ़ेगा, आय बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, और ब्याज दर में कमी तथा इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होगी और इनकम आगे की ओर बढ़ेगी, है ना। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम देखेंगे जो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मतलब ये कार्य करेगा। आगे हम देखें इसमें
इस प्रकार हमने ये ISLM के इक्वेशन को लेकर बात की है, किस प्रकार से IS का परिवर्तन होगा, IS आगे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, IS नीचे की तरफ मूव करेगा, शिफ्टिंग होगा, LM की शिफ्टिंग को हमने देखा, इसकी इक्वेशन को देखा। इक्वेशन को आप मतलब मैंने यहाँ केवल जो जी है सरकारी वे में परिवर्तन को लेकर बात की है। आप इनमें आई या जो ऑटोनोमस जो कंजप्शन है या इन्वेस्टमेंट है उनके परिवर्तन को लेकर आप इसको सोल्व करने का प्रयास करना। और आगे हम इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो और है, एक दो और बनेंगे। एक इस जो इनकी रेंज दे रखी है एलएम की, किन्स केंजियन रेंज है, क्लासिकल रेंज है, उनमें आईएस और एलएम में यानी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का चेंजिंग होगा तो कहाँ आईएस मतलब अप्लाई होगी, कहाँ मतलब जो फिजिकल पॉलिसी है वो अप्लाई होगी, कहाँ मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होगी, उनको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। उनसे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ कौन सी रेंज में जो फिजिकल पॉलिसी है वो काम करेगी, कौन सी में मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी, उनको लेकर हम बात करेंगे। आपको बिल्कुल साथ-साथ पेन कॉपी के माध्यम से आप साथ-साथ इसको अगर करते जाएँगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दोगे। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।